हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो देखो मेरे रसगुल्लों, आज का ये लेक्चर मेरा इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही हम लोगों का ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिकों का मिलान कर लेना। मैंने सारे टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाए हैं, और जितने भी आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाए हैं। और आप लोगों की एनसीईआरटी बुक के जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवाए हैं। आज का ये लेक्चर स्पेशल लेक्चर है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी आप लोगों के लिए बताऊंगा कि मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर क्यों बोल रहा हूं। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लेक्चर में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 रसगुल्ले दे रखे हैं। एक रसगुल्ला हमारा ये रहा, एक रसगुल्ला ये रहा, एक रसगुल्ला ये रहा, एक रसगुल्ला ये रहा, एक रसगुल्ला ये रहा। हम लोगों के सामने 5 रसगुल्ले दे रखे हैं। अब इन 5 रसगुल्लों को हम लोगों को खाना किस तरीका से है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, इन 5 रसगुल्लों के अंदर 5 संकुल दे रखे हैं। एक संकुल आप लोगों का ये रहा, एक संकुल आप लोगों का ये रहा, एक संकुल आप लोगों का ये रहा, एक संकुल ये रहा और एक संकुल ये रहा। और इस संकुल के अंदर बच्चों आप लोगों को सारी बातें बतानी है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा, जवाब किस तरीका से देना है वो अभी आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि प्रत्येक संकुल का आप लोगों को आईयूपीएसी नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, इसी का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, इसी की उप सह संयोजन संख्या बतानी है, संकुल का त्रिविम रसायन बताना है, साथ के साथ ही संकुल का चुंबकीय आघूर्ण भी बताना है। मतलब ये हुआ कि एक संकुल की पूरी जन्म कुंडली आप लोगों को बतानी है। ये कोई संकुल एग्जामिनर देगा आप लोगों के लिए, और इस संकुल की पूरी जन्म कुंडली आप लोगों से पूछेगा। क्या क्या पूछेगा जन्म कुंडली में? जन्म कुंडली में संकुल के क्या क्या पूछेगा? आईयूपीएसी नाम पूछेगा, ऑक्सीकरण अवस्था पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, उप सह संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, संकुल का त्रिविम रसायन पूछ सकता है, संकुल का चुंबकीय आघूर्ण, कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक काम करता हूं, ये जो 5 रसगुल्ले हैं आप लोगों के, अब मैं एक एक रसगुल्लों को आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, और इन रसगुल्लों को खाना किस तरीका से एग्जाम में वो भी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। मैं पहले रसगुल्ले को लेता हूं, तो देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों का रसगुल्ला नंबर 1 है, और रसगुल्ला नंबर 1 में हम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स दे रखा है। कॉम्प्लेक्स कौन सा दे रखा है? के सी आर H2 को हॉल्ट वाइज, C2O4 को हॉल्ट वाइज, और कॉम्प्लेक्स को बंद करने के बाद 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। अब देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाएगा और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, यदि वो आप लोगों से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 4 नंबर के क्वेश्चन में वो पूरी चीज आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि 4 नंबर ज्यादा होते हैं। लेकिन यदि वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर के क्वेश्चन में किसी एक चीज को आप लोगों से पूछेगा। जैसे कि ये आप लोगों के सामने कॉम्प्लेक्स है, इसी कॉम्प्लेक्स का आप लोगों से आईयूपीएसी नाम पूछ सकता है, इस कॉम्प्लेक्स की आप लोगों से ऑक्सीकरण अवस्था निकलवा सकता है, इस कॉम्प्लेक्स का आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है, इस कॉम्प्लेक्स की आप लोगों से उप सह संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, और आप लोगों से इसकी ज्यामिति पूछ सकता है, संकरण पूछ सकता है, और उसके अलावा
इस संकुल का आप लोगों से चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है। अगर उसको 1 नंबर में क्वेश्चन पुट करना है तो कुछ भी आप लोगों से किसी एक को पूछ लेगा, लेकिन यदि सामने वाले को 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो 4 नंबर में तो भैया पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि 4 नंबर ऐसे फ्री के थ्रू मिल जाएंगे आप लोगों को। अब देखिए, आप लोगों के लिए मैं इन सभी का आंसर देता हूं। हमारा रसगुल्ला नंबर 1 है, रसगुल्ले नंबर 1 में हम लोगों का कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स को खाना किस तरीका से है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले हम संकुल का आईयूपीसी नाम करते हैं। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से समझाया है, स्पेशल लेक्चर लिया है। जिन बच्चों ने आईयूपीसी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, अरे भाइयों जाइए आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के लेक्चरों को क्लियर कीजिए। इतनी शानदार तरीका से पढ़ाया है, उनकी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई है कि आईयूपीसी नोमेनक्लेचर किसी भी संकुल का हम किस तरीका से करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो बिल्कुल जाइए, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर का, ऑक्सीकृत अवस्था का, सबका मैंने स्पेशल लेक्चर लिए हैं, ठीक है ना। जो बच्चा एक एक लेक्चर को साथ लेकर चलाए उसको तो सब कुछ पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो बच्चे शुरू से लेक्चर को स्टार्ट करना, क्योंकि बच्चों ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उप सहसंयोजक यौगिकों की केमिस्ट्री है। जब तक आप लोग पहले लेक्चर से शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों का बेस क्लियर होगा, जो आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर होगा, वो लेक्चर नंबर 1 से ही क्लियर होगा। अरे भाई, जब भी हम कभी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? नींव से होती है। इसलिए अगर आप बीच में से जुड़े हैं, बीच में से नहीं बच्चों, आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और सारे लेक्चरों को रीड करते करते लास्ट लेक्चर तक पहुंचिए। सारी चीजों को इतनी शानदार तरीका से करोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछा जाए आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर देखिए। इस संकुल का आईयूपीसी नाम बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेशियम को। देखो भाई, जो संकुल के बाहर होगा उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे। वैसे भी इसके पास में तो संख्या ही नहीं है तो क्या ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? सबसे पहले इसका पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा? संकुल का किया जाएगा, मतलब बड़े कोष्टक के अंदर का किया जाएगा। उसमें पहला नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंडो का लिखा जाएगा। फिर किसका लिखा जाएगा? धातु का नाम लिखा जाएगा और धातु के साथ उसकी ऑक्सीकृत अवस्था लिख देंगे, लेकिन किसमें? रोमन संख्या में, भूलना नहीं है भैया, ठीक है। तो ये पोटेशियम लिख दिया। अब देखो यहां से ये ऑक्सीलेटो है, ये किससे? ओ से स्टार्ट होता है और ये वाटर ए से स्टार्ट होता है। तो वाटर कितने हैं? 2, तो डाई एक्वा लिख दो। ये ऑक्सीलेटो लिगेंड है तो यहाँ पे लिख दो डाई ऑक्सीलेटो। और देखो बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट क्रोमियम नहीं लिखनी है, ये सिली मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पहला स्टेप होता है उसको प्लस देते हैं और दूसरे वाले को माइनस देते हैं। संकुल पर कौन सा चार्ज जा रहा है? माइनस चार्ज जा रहा है। इसका मतलब मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा, ये याद रखना, आईयूपीसी का ये नियम है। तो यहाँ पर वैसे तो इसको क्रोमियम बोलते हैं, लेकिन 8 लगाने के बाद इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। और बच्चों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देख लेना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3 निकलेगी। तो उस प्लस के 3 को हम लोगों को रोमन संख्या में लिखनी है। तो 3 को रोमन संख्या में हम इस तरीका से लिखते हैं। अरे 3 तक रोमन संख्या तो सबको आती होगी, इतना तो सबका क्लियर ही होगा, ठीक है। तो पहले तो ये बात बताओ, संकुल का आईयूपीसी नाम आप लोग लिख दोगे। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमसे सारी चीजें पूछ सकता है सामने वाला। क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीका से पूछ सकता है, हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जामिनर का माइंड क्या है। हम अपनी तैयारी को इस तरीका से करके जाएं कि सामने वाला कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़े। बात समझ में आ गई ना? तो इस संकुल का अगर आप लोगों से आईयूपीसी नाम पूछे तो आप लोग आईयूपीसी नाम लिख देना, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको पता है इंग्लिश में आईयूपीसी नोमेनक्लेचर बताया है, क्योंकि आईयूपीसी ने जब अपने नियम दिए थे तो इंग्लिश को बेस मानते हुए नियम दिए थे, इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते हुए आईयूपीसी ने नियम दिए थे, ठीक है ना। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, मीनिंगों को गलत कर देते हैं, पोटेशियम गलत लिख दिया, एक्वा गलत लिख दिया। अरे भैया, आप लोग हिंदी में ही कर देना, मीनिंग गलत मत कर देना, सामने वाला नंबर उड़ा देगा। इसके बजाय तो आप लोग हिंदी में ही नाम कर देना, इसको पोटेशियम लिख देना, इसको डाई एक्वा, डाई ऑक्जेलेटो, क्रोमेट थर्ड लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से हो और नोमेनक्लेचर नामकरण हिंदी में करते हो तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा।
इंग्लिश में नोमेनक्लेचर तभी करना है आप लोगों को जब इन सबकी मीनिंग आप लोगों को पता होगी। अगर मीनिंग नहीं आती है और आप गलत कर रहे हो, वो काम मत करना भैया। इस पोटेशियम को आप लोग हिंदी में ही लिख देना, क्योंकि हिंदी में लिखोगे आप लोग तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने की आप लोगों ने इंग्लिश में लिखा है। लेकिन इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब नियम दिए गए थे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते हुए दिए गए थे। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करने में हम लोगों को आसानी होती है, इसलिए हम नामकरण किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। अगर सभी बच्चे इंग्लिश में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मीनिंगों में बार बार आप लोग गलती कर रहे हो तो आप लोग फिर हिंदी में ही कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इस संकुल का यूपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। चलो ठीक है, अब भैया सुनो, इस यहाँ पर संकुल में मेन रोल किसका है? अरे भाई इस सीआर धातु का है। इस सीआर धातु से ही तो लिगेंड जुड़े हैं, जिनमें आप लोगों के 2 लिगेंड ये जुड़े हैं और 2 लिगेंड ये जुड़े हैं, ठीक है। तो इस सीआर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। मैंने अभी आप लोगों से बोली थी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर देख लेना, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का बच्चों मैंने स्पेशल लेक्चर लिया है आप लोगों के। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया है? ऑक्सीकरण अवस्था बराबर एक्स प्लस लिगेंडो की संख्या गुना लिगेंडो पर आवेश बराबर संकुल पर आवेश। इस फॉर्मूले के आधार पर किसी भी संकुल में आप लोग धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल सकते हो। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं फिर बता देता हूं, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का बच्चों स्पेशल लेक्चर ले रखा है, आप लोग जाके देख लेना, आप लोगों को वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3। अब यहां पर इस धातु की जो डी कक्षक है भाई, Cr3d सीरीज का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। इस धातु की डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3 कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सबसे पहले तो हम Cr का परमाणु क्रमांक देखते हैं। अरे भाइयों, Cr का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। Cr का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। इसका बच्चों इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं? Ar18, Ar18 यहां पर लिख दो 3d4 और यहां पर लिख दो 4s2, ठीक है ना। ये इस Cr धातु का अर्थात इस क्रोमियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन यहां पर Cr की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बाहर निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकाल दो? s के निकाल दो, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके निकाल दो? d के। तो d के पास में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 3, ठीक है ना। तो इस Cr+3 अवस्था में मतलब ये क्रोमियम का जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, इसके पास में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर निकल जाएंगे। 2 s का चला जाएगा और 1 किसका चला जाएगा? डी का। तो डी के पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इसका जो विन्यास होगा वो क्या होगा? 3d3 विन्यास। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो ये तो ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। अब Cr+ धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे तरीका से भी लिखना है। किस तरीका से लिखना है? अरे भाई एक बात बताइए, जब भी संकुल का निर्माण होता है तो लिगेंड टक्कर करने के लिए किसके पास में जाते हैं? मेटल की डी ऑर्बिटलों के पास में। और मेटल की डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 पांडव होते हैं। जैसे ही लिगेंड धातु की 5 डी कक्षकों को टक्कर मारते हैं, ठीक है ना, तो उन धातु की डी कक्षकों का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, जिनमें T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और Eg उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। ये डिपेंड करेगा कि मेटल से कितने लिगेंड टकराने के लिए जा रहे हैं। यहां पर गौर से देखिए बच्चों, यहां पर मेटल से 6 लिगेंड टकराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे तो यहीं पर सिली मिस्टेक करेंगे। अरे सर कौन सी बात है, ये Cr धातु रही, 2 आप लोगों के ये लिगेंड रहे, 2 आप लोगों के ये लिगेंड रहे। नहीं बेटा, यहां पर इस धातु की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या, वो कितनी है? 6। वो 6 इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है H2O एक दंतुक लिगेंड होता है। एक दंतुक लिगेंड का मतलब जो धातु के साथ केवल एक जगह से ही बंध बना सकता है। तो 2 जगह 2 H2 है और एक दंतुक लिगेंड है, तो 2 जगह से तो ये बंध बन जाएगा। लेकिन C2O4 का हॉल्ट वाइज, ये आप लोगों को पता बच्चों द्विदंतुक लिगेंड है। और द्विदंतुक लिगेंड किसको बोलते हैं? जो धातु के साथ 2 जगह से उपसहसंयोजक बंध बनाए। तो एक बात बताओ, ये 2 लिगेंड है, एक 2 जगह से बनाएगा तो 2 कितने जगह से बनाएंगे? 4 जगह से। तो 4 जगह से तो ये बनाएगा, 2 जगह से ये। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। मतलब धातु के साथ लिगेंड कितनी जगह से बंध बना रहे हैं? 6 जगह से बंध बना रहे हैं। 6 जगह से बंध बना रहे हैं, इसका मतलब ये हम लोगों का अष्टफलकीय संकुल है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि यदि मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब धातु की उप सहसंयोजन संख्या यदि 6, तो उस संकुल की आकृति बच्चों क्या होगी? अष्टफलकीय होगी। और अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्या होता है? T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है
और Eg उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। ये बात आप लोगों को जब मैंने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन पढ़ाया था तब आप लोगों को पढ़ाई थी। बात समझ में आ गई। अब देखिए आप लोग यहां पर ये दे रखा है, क्या गौर से देखिए, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को देखना बच्चों, जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया है वहां पर देखना H2O दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आता है और H2O की तुलना में जो C2O4 है ये और ज्यादा दुर्बल होता है। ठीक है ना, H2O पहले आता है फिर C2O4 बाद में आता है। मतलब ये दोनों ही कौन से लिगेंड है आप लोगों के, दुर्बल लिगेंड। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब दुर्बल लिगेंड धातु की 5 डी कक्षकों को विभाजन करते हैं या 5 डी कक्षकों को प्रतिकर्षित करते हैं तो वो कम प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। तो T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ किसमें भरे जाएंगे, T2G में, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो हम इस तरीका से शो करते हैं, T2G कक्षक नीचे वाली और Eg कक्षक क्या हो गई, ऊपर वाली। ठीक है ना, ये कौन हुए, Eg कक्षक। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, T2G और Eg का ऊर्जा अंतराल कम है क्योंकि दुर्बल लिगेंड जुड़े हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए हैं, T2G कक्षक में भरे गए हैं। तो T2G कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए ये वाले, और देखो Eg कक्षक में कुछ भी नहीं है तो Eg कक्षक में क्या है, 0 लिख दिया। बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है ना, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया, प्रॉब्लम नहीं चलेगी, अब तो सारी चीजें ऑन टिप्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया धातु के इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये आप लोगों के लिए समझाई दिया। चलो ठीक है, अब देखो धातु की उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं। उप सहसंयोजन संख्या किसको बोलते हैं, धातु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उस धातु की उप सहसंयोजन संख्या होती है। या ऐसे बोल सकता हूं कि लिगेंड धातु के साथ जितनी जगह से बंध बनाते हैं वही उस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अर्थात उसकी समन्वय संख्या होती है। इस धातु के साथ ये लिगेंड कितनी जगह से बंध बना रहे हैं, 6 जगह से बंध बना रहे हैं। कैसे, ए भाई ये देखिए 4 जगह से, तो ये, अरे भाई एक C2O4 द्विदंतुक होता है तो एक 2 से बनाएगा तो 2 किससे बनाएंगे, 4 से बनाएंगे, और ये तो एक दंतुक है ही है तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। मतलब इस जो Cr धातु है ना इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या है बच्चों, वो कितनी है, 6। मतलब इस धातु के साथ ये लिगेंड 6 जगह से उप सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसको खत्म करते हैं। अब देखो संकुल की ज्यामिति, अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि अगर धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, समन्वय संख्या 6, तो कॉमन सी बात है जब भी धातु की समन्वय संख्या 6 होती है तो उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, अष्टफलकीय आकृति होती है। कौन सी होती है बच्चों, अष्टफलकीय आकृति होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इससे हम लोगों ने पता लगा दिया कि ये जो संकुल है इसकी आकृति क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। बात समझ में आ गई। अब भाई इसकी त्रिविम समावयवता भी बतानी है, कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये जो आप लोगों का संकुल है ना ये दोनों ही समावयवता प्रदर्शित करता है। ये जो प्रकाशिक समावयवता को भी शो करता है और ज्यामिति समावयवता को भी शो करता है। देखो संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय है, यह संकुल ज्यामिति समावयवता तथा प्रकाशिक समावयवता दोनों समावयवता को प्रदर्शित करता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और सामने वाला कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल आता है संकुल का चुंबकीय आघूर्ण। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो बच्चों कि किसी भी संकुल का जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जिस संकुल के पास में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और आप लोगों को पता है क्या उप सहसंयोजक बंधों की बात हो रही है, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों की बात हो रही है, और डी के पास में कितनी कक्षक होती है, 5। मतलब डी के अंदर मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम लोगों के पास में 5, क्योंकि उसके बाद तो युग्मन चालू हो जाता है कक्षकों के अंदर। ठीक है ना, इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाई है। अरे भाई एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पर गुना भाग करने बैठे हैं, पहले से ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि किसी भी संकुल के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान निकलेंगे 1.73 बीएम। ठीक है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर 2.82, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर 3.87, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर 4.89 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर 5.91। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बच्चों इतना टाइम हम लोगों के पास में नहीं होता।
ठीक है, तो संकुल का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी क्या होगा यूनिट हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर Cr+3 ऑक्सीजन अवस्था में, डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आप लोगों के पास में, 1 2 3। अरे भाई जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन होता है, अयुग्मित, नाम से पता लग रहा है अयुग्मित, मतलब कोई अकेला इलेक्ट्रॉन। तो अकेले इलेक्ट्रॉन कितने, एक कक्षक में एक ही है, मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब स्मॉल एन का मान क्या हो गया आप लोगों का, 3 हो गया। ठीक है, फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख दीजिए, एन यहाँ पर 3 रख दीजिए, यहाँ पर 3 रख दीजिए, दो फॉर्मूले का है ही है, अंडर रूट 15 आता है और अंडर रूट 15 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 3.87 बीएम। आंसर आप लोगों को पहले से ही पता है। जैसे ही आप लोगों को पता लगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, तुरंत वो बात क्लियर हो गई कि सर ने हमको याद करवा रखा है। क्या याद करवा रखा है कि यदि किसी भी संकुल के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो उस संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान 3.87 बीएम निकलेंगे। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, गुना भाग कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी 3.87 याद है क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है, बीएम उसकी यूनिट भी साथ में लिख देना। बात समझ में आ गई ना। और इस तरीका से ये हम लोगों का पूरा रसगुल्ला कंप्लीट होता है। अब उठाइए और खा जाइए आप लोग, ठीक है ना। अब सुनो, सवाल ये होता है आप लोगों का कि ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाएगा। बिल्कुल, अरे भाई कर तो हम वो ही रहे हैं ना कि एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा। देखो बच्चों, अगर सामने वाले ने 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा तो भाई साहब आप लोगों को सब चीजों का जवाब देना है। सब कुछ पूछ सकता है, आईयूपीसी नाम पूछ सकता है, ऑक्सीय अवस्था पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, ज्यामिति पूछ सकता है, चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकता है, पूरी चीजों को आप लोगों से पूछ सकता है। क्योंकि 4 नंबर कम नहीं होते भाई, सामने वाला ऐसे नहीं पकड़ा देगा आप लोगों को 4 नंबर। 4 नंबर में आपका पूरा पसीना बाहर निकाल देगा सामने वाला, ठीक है ना। अब ठीक है, ये तो 4 नंबर की बात हुई। 3 नंबर का भी बना सकता है, थोड़ा छोटा कर देगा, 3 चीजों को पूछ लेगा। 2 नंबर का भी बना सकता है, 2 चीज पूछ लेगा। और 1 नंबर का भी बना सकता है। अब वो 1 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। 1 नंबर में चाहे तो वो इस संकुल का आईयूपीसी नाम भी पूछ सकता है आप लोगों से, इससे ऑक्सीय अवस्था भी निकलवा सकता है आप लोगों से, इलेक्ट्रॉन विन्यास भी पूछ सकता है आप लोगों से, धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लोगों से पूछ सकता है, संकुल की ज्यामिति भी आप लोगों से पूछ सकता है, संकरण भी आप लोगों से पूछ सकता है, और चुंबकीय आघूर्ण भी आप लोगों से पूछ सकता है। किसी भी तरीका से सामने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र मैंने आप लोगों के हाथ में दे दिया कि ब्रह्मास्त्र का यूज करना, वो सारी चीज जैसे ही सामने वाला पूछे उसी हिसाब से आप लोग उसके लिए आंसर दे देना। रसगुल्ला हो गया क्लियर? रसगुल्ले को खा लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो आराम से बता देना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आप लोगों से पूछे, जाते ही पेल देना उसको, ठीक है ना। बिल्कुल भी वेट मत करना, तुरंत क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन पढ़ा सही तरीका से, पेल देना आप लोग को, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम लोगों का। चलो ठीक है बच्चों, अब हम रसगुल्ला नंबर 2 को लेते हैं, फिर उसको भी खाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। एक बार कंप्लीट करते हैं फिर आराम से खाएंगे उस रसगुल्ले को भी। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, ये हम लोगों का रसगुल्ला नंबर 2 है, और रसगुल्ला नंबर 2 के अंदर हम लोगों के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, CrCl3 पी का होल थ्राइज। अब इसके लिए उसकी सारी जन्म कुंडली बतानी है। जन्म कुंडली के अंदर आईयूपीसी नाम बताना है, ऑक्सीय अवस्था बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, संकुल की ज्यामिति बतानी है, और संकुल का चुंबकीय आघूर्ण बताना है। सारी चीज हम लोगों को बतानी है। चलो ठीक है, फिर अटैक करते हैं सबसे पहले आईयूपीसी नाम पर। अब देखो आईयूपीसी नाम तो सर हम अच्छी तरीका से जानते हैं। कैसे जानते हैं? अरे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बड़ा कोष्टक है। बड़े कोष्टक में पहले हम किसको लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे। कितने हैं? 3, ट्राई क्लोरो, ट्राईपिरिडीन, और ये आप लोगों का क्रोमियम है। क्योंकि ये ऋणात्मक संकुल तो है नहीं है, ये तो उदासीन संकुल है।
इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। इसका मतलब संकुल हम लोगों का उदासीन है, और यदि संकुल उदासीन हुआ तो सीधे धातु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में उसके साथ लिख देते हैं। तो क्रोमियम लिख दो डायरेक्ट, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देख लेना बच्चों, प्लस के 3 निकलेगी, प्लस के 3 को आप लोग रोमन संख्या में लिख देना। ठीक है सर, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आईयूपीसी नाम क्लियर। अब ये सीआर धातु है, एक ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आता ही है, कितनी निकलेगी, प्लस के 3 निकलेगी। रफ कॉपी के अंदर निकाल के देख लेना भैया, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलेगी, प्लस के 3। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप लोगों के, 3। कैसे होंगे अभी आप लोगों के लिए समझाया था। सीआर का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 18, 3D 4, और ये हो गया 4s2। यहां पर प्लस के 3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आप लोग बाहर निकाल दीजिए। 2 तो किसके निकलेंगे, एस के निकलेंगे, और 1 किसका निकलेगा, डी का। तो डी के पास में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, मतलब 3D3 विन्यास। चलो ठीक है, दूसरे तरीका से भी लिखते हैं, Cr+3 धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो यहां पर वही अष्टफलकीय संकुल है, मैंने कैसे पता लगाया कि ये अष्टफलकीय संकुल है। अरे भैया, इस धातु के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और यदि धातु के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब वो धातु के साथ 6 जगह से उपसह संयोजक बंध बना रहा है, और 6 जगह से अगर उपसह संयोजक बंध बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संकुल की आकृति क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। और अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्या होता है, T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है, Eg उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। 3 इलेक्ट्रॉनों को भर के देख दीजिए, अभी आप लोगों के लिए बताया था। 3 इलेक्ट्रॉनों को किस में भर दीजिए, T2G के अंदर, ये T2G हो गई, और ये कौन हो गई, Eg। 1 2 3, बाकी का कॉमन सेंस आप लोग जानते ही हो। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भरते ही Eg के अंदर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 0, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं है कुछ। 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गए। अब धातु की उपसह संयोजन संख्या, मतलब धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो बच्चों, मैं फिर बता देता हूं, इसको आप उपसह संयोजन संख्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो इंग्लिश में, इसको समन्वय संख्या बोल सकते हो। समन्वय संख्या और उपसह संयोजन संख्या दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग मत कर देना, कोई उलाती विस्मित हो अलग अलग कर दो, नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6, क्योंकि इस धातु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत आराम से कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। संकुल की ज्यामिति पता ही है, यदि धातु की उपसह संयोजन संख्या 6 हुई तो संकुल की ज्यामिति क्या होगी बच्चों, अष्टफलकीय है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आप लोगों का संकुल है, ये केवल एक प्रकार की समाव्यवस्था को प्रदर्शित करेगा, और वो कौन सी समाव्यवस्था होगी, ज्यामिति समाव्यवस्था। लेकिन ज्यामिति समाव्यवस्था के अंदर भी एक स्पेशल प्रकार की समाव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जिसको मैंने आप लोगों के लिए समझा रखा है। ठीक है ना, वो स्पेशल प्रकार की ज्यामिति समाव्यवस्था कौन सी होती है, एक होता फेस, एक होता मेर। ठीक है ना, बहुत से बच्चे इसको फक पढ़ लेते हैं, जिनकी इंग्लिश ढंग की नहीं है वो उसको फक पढ़ लेते हैं। अरे तुम लोगों को, लड़के को तो हमेशा फक ही फक नजर आता है, फक नहीं है, इसको फेस बोलते हैं, उसको मेर बोलते हैं। ठीक है ना, लड़के भाई, लड़कों में आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं, फक के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें देखने को है, इसलिए फक को पूरी तरीका से दिमाग से निकालिए। ये फेस होता है, वो मेर होता है। चलो ठीक है, उसके बाद हो गया संकुल का चुंबकीय आघूर्ण, वो तो निकाल ही देंगे हम सर। कैसे निकाल दोगे, क्योंकि इस संकुल के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलेगा, 3.87 बीएम। बस वो सेटल करके लिखना है। अरे भाई, डायरेक्ट जाके मत टेक देना कि लिया और डायरेक्ट 3.87 लिख दिया, नो, पूरा फॉर्मूले के आधार पर पूरे सिस्टमेटिक तरीका से उसका जवाब देना है। बात समझ में आ गई ना, अगर डायरेक्ट जाकर टेकेगा तो सामने वाला नंबर भी डायरेक्ट जाकर टेक देगा आप लोगों के लिए, इसलिए पूरे सिस्टमेटिक तरीका से जवाब देना है कि इसका 3.87 चुंबकीय आघूर्ण इस तरीका से निकला है। ठीक है, तो कर दीजिए भाई साहब, म्यू बराबर √NN+2, इसका फॉर्मूला हो गया चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्मॉल n किसको शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कितनी है, 3, रख दीजिए। √15 आता है, √15 की वैल्यू कितनी होती है, 3.87 बीएम। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। ये रसगुल्ला भी अपना क्लियर लिया, खा जाओ। ठीक है ना, कहीं से भी पूछ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, एग्जामिनर कहीं से भी फंसाना चाहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि आपने सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीका से समझाया है। देखो, जिस बच्चे का बेस जितना मजबूत होगा उसकी सब्जेक्ट भी उतनी ही मजबूत होगी, और ऐसे बच्चे को कोई भी फंसा नहीं सकता। तो हमको फंसना नहीं है, एग्जामिनर से बोल दीजिए
तुम कहीं से भी हमसे क्वेश्चन पूछो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ राम सर है। हम किस टीचर से पढ़े हैं? हम राम सर से पढ़े हैं। हम तुम्हारे फंसने में नहीं आएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे राम सर ने क्लियर कर दिए। ठीक है, ठीक है, रसगुल्ला कंप्लीट खा जाइए आप लोग। ठीक है, अब तीसरे नंबर के रसगुल्ले पर अटैक करते हैं। तो देखो तीसरे नंबर के रसगुल्ले को भी, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का रसगुल्ला नंबर 3 है। और रसगुल्ला नंबर 3 में हम लोगों के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है? कॉम्प्लेक्स दे रखा है CO NH3 कोहल 5 Cl, और बड़े कोष्टक के बाहर 2 Cl आप लोगों के लिए दे रखे हैं। अब इसके अंदर हम लोगों को सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम लोगों को संकुल का IUPAC नाम बताना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है संकुल के IUPAC नाम में पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का। फिर नाम किसका लिखा जाएगा? धातु का। धातु के साथ उसकी ऑक्सीकृत अवस्था किसमें लिखी जाएगी? रोमन संख्या में। और यदि संकुल के बाहर कोई चीज है तो उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। अब देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं कि संकुल हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। अरे भैया, पहले वाला स्टेप ये है, ये प्लस हो गया, ये कौन हो गया आप लोगों का? माइनस। मतलब संकुल पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। इसका मतलब हम लोगों को डायरेक्ट मेटल का नाम लिखना है, उसके नाम के पीछे 8 नहीं लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नाम करते हैं। सबसे पहले NH3 का करेंगे। कितने हैं? 5। तो पेंटा एमेमीन Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। डायरेक्ट कोबाल्ट लिख दीजिए, क्योंकि धनात्मक संकुल है कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है? +3। +3 लिख दो, और थोड़ा सा स्पेस देकर बच्चों लिख दो आप लोग क्लोराइड। यहां पर क्या लिख दो? क्लोराइड। लेकिन थोड़ा सा स्पेस देना है, डाई क्लोराइड मत लिख देना, डायरेक्ट क्या लिखना है? क्लोराइड। क्योंकि संकुल से पहले या संकुल के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ वो सामान्य आयन होते हैं, सिंपल धातु होती हैं, और उनका सिर्फ नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती। ठीक है ना? क्योंकि मेन रोल किसका होता है उपसैसिंग यौगिकों में? इस संकुल का, जिनमें कौन होती है? मेटल होती है, और मेटल से जुड़े लिगेंड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नोमेनक्लेचर सारे बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब CO धातु की ऑक्सीकृत अवस्था निकाल कर देख लेना बच्चों, इसकी कितनी निकलेगी? +3 ऑक्सीकृत अवस्था। लेकिन अब यहां पर समझने वाली चीज है, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये जो संकुल है ना, ये निम्न चक्रण संकुल बनाएगा। अब आप बोलोगे सर निम्न चक्रण संकुल का मतलब क्या है? अरे बेटा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। जब भी प्रबल लिगेंड होते हैं तो मेटल की डी कक्षकों को ज्यादा रिपल्सन करते हैं, ज्यादा प्रतिकर्षण करते हैं। तो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना, वो ज्यादा होता है, क्योंकि प्रबल लिगेंड है तो ज्यादा होगा। ज्यादा अगर प्रबल लिगेंड का होगा प्रतिकर्षण, तो T2G और EG का ऊर्जा अंतराल क्या होगा? ज्यादा। तो जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले किस में भरे जाएंगे? T2G में। T2G में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन 3 भरने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाली कक्षक में जाएगा, ऊपर वाली में नहीं जाएगा, क्योंकि T2G और EG का गैप क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा गैप होने की वजह से चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से नहीं मिल पाती कि वो ऊपरी वाली कक्षक में चले जाए। चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षक में जाता है ऐसे संकुलों में। इसलिए ये संकुल होते हैं वो निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे पता कर लिया कि यहाँ पर प्रबल लिगेंड है? यहाँ पर तो सर दुर्बल लिगेंड भी जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, ध्यान से समझना, ये आप लोगों की धातु है कोबाल्ट, उससे 5 प्रबल लिगेंड जुड़े हैं, क्योंकि NH3 किस में आता है? प्रबल लिगेंडों में। और उससे एक कौन जुड़ा है? दुर्बल लिगेंड Cl। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि हेलोजन फैमिली में कितने सदस्य होते हैं? 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 के चारों जो आप लोगों के लिगेंड है, FCl, Br, सब पे माइनस चार्ज है। ये सब के सब किस में आते हैं? दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में। और NH3 किस में आता है? प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में। तो इस संकुल में 5 तो प्रबल लिगेंड है, एक दुर्बल लिगेंड है, इसलिए निम्न चक्रण संकुल बनेगा। क्यों?
क्योंकि 5 की शक्ति ज्यादा होती है। भाई साहब यहाँ पर कोई बॉलीवुड और साउथ की मूवी नहीं चल रही है कि एक एक्टर 50-50 लोगों को मार देता है। भाई रियल लाइफ के अंदर आप लोग देखिए, 5 लोग एक लोग पर भारी पड़ते हैं। ये रियल लाइफ की हिस्ट्री होती है। किसी से भिड़ मत जाना ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में, भाई मैं सलमान खान हूं, सनी देओल हूं, कोई फोड़ फाड़ देगा। याद रखना मूवियों के अंदर क्या दिखाया जाता है, एक हीरो होता है और सारे गुंडे उनको मार देता है। 100 गुंडे आ गए, धड़ाम दिसी सारे गुंडे इनको मार देता है। वो सिर्फ पर्दे पर दिखाई जाती है। रियल लाइफ होती है ना, वहां पर 2 लोग भी एक लोग पर भारी होते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर दोनों में समान क्षमता है। तो यहाँ पर तो भाई साहब 5 प्रबल लिगेंड है, 1 दुर्बल लिगेंड है, इसीलिए निम्न चक्रण संकुल बन रहा है। अब आप बोलो सर कंडीशन यदि उल्टी कर दें, सपोज करो यहाँ पर 5 दुर्बल होते, 1 ही प्रबल होता, तो फिर उच्च चक्रण संकुल बन जाता, क्योंकि फिर बहुमत किसका हो जाता, दुर्बल लिगेंडों का। अभी यहाँ पर सरकार किसकी बननी है, प्रबल लिगेंडों की। क्यों, क्योंकि प्रबल लिगेंडों के पास में सांसद कितने हैं, 5, और दुर्बल लिगेंडों के पास में सांसद कितना है, 1। तो बहुमत किसका है, प्रबल लिगेंडों का, इसलिए निम्न चक्रण संकुल बनेगा। अगर बहुमत दुर्बल लिगेंडों का होता तो फिर उच्च चक्रण संकुल बनता। बात समझ में आ गई ना। जैसे कि माना कि 5 यहां पर सीएल लिगेंड होते और 1 ही NH3 होता, तो कॉमन सी बात है फिर दुर्बल लिगेंडों की सरकार बनती। बहुमत किसका होता, दुर्बल लिगेंडों का होता, ठीक है ना। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का बहुमत होगा। प्रबल लिगेंडों की संख्या ज्यादा है तो प्रबल लिगेंडों का बहुमत होगा और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। यदि दुर्बल लिगेंडों की संख्या ज्यादा हुई तो दुर्बल लिगेंडों की सरकार बनेगी और उच्च चक्रण संकुल बनेगा। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि प्रबल लिगेंडों के केस में निम्न चक्रण संकुल बनता है और दुर्बल लिगेंडों के केस में उच्च चक्रण संकुल बनता है। देख लेना, मैंने लेक्चर में आप लोगों के लिए लिखाया है, ठीक है। अब भाई निम्न चक्रण संकुल बनेगा मतलब T2G EG का गैप क्या है, ज्यादा, क्योंकि लिगेंड कौन है, प्रबल। प्रबल लिगेंड है तो भाई साहब एक बात बता दीजिए, ये कौन सी हो गई T2G कक्षक और ये कौन सी हो गई EG कक्षक। यहां पर आप लोग ये मान के चलिए, मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, आप कॉमन सेंस का रूल लगाइए, कॉमन सेंस के रूल के आधार पर समझिए कि ये गैप थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। मुझे इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 6। चलो भरना चालू करते हैं, 1 2 3। अब सुनो, T2G और EG का ऊर्जा अंतराल ज्यादा है क्योंकि लिगेंड बहुमत किसका है, प्रबल लिगेंडों का है, तो ज्यादा गैप है। अब चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो ऊपर की तरफ चले जाए, इसलिए चौथे इलेक्ट्रॉन को मजबूरी में नीचे वाली कक्षक में जाना पड़ता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षक में जाता है, इसलिए प्रबल लिगेंडों के केस में निम्न चक्रण संकुल बनता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 5वां इलेक्ट्रॉन ये हो गया और छठा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये हो गया। इसलिए देखिए T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, 6, और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, 0। बात आप लोगों को पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों, आराम से कर देना। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। धातु की उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अरे भाई 6 होगा। इस धातु से 5 तो NH3 जुड़े, 1 Cl जुड़ा है, तो जितने धातु से लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कितना हो गया, 6। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि यदि धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टाहेड्रल। चलो ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल संकुल का चुंबकीय आघूर्ण। एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के क्या है, युग्मित है। और यदि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे संकुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शो नहीं करते, और ऐसे संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होते हैं, 0। इसलिए ऐसे संकुलों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय संकुल का मतलब जिनके पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित हो, और जिनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संकुल होते हैं अनुचुंबकीय। बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होंगे, 0, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिख भी रखा है, क्योंकि इस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है आप लोगों के युग्मित, इसलिए ऐसे संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या आते हैं, 0 आते हैं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। ये बच्चों आप लोगों का संकुल है, इस संकुल की कुछ भी एग्जामिनर आप लोगों से कोई भी चीज पूछे, चाहे वो 4 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीज मैंने आप लोगों को बताई है। संकुल का IUPAC नाम, CO धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, CO+3 धातु आयन के इलेक्ट्रॉन विन्यास, धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर, संकुल की ज्यामिति, संकुल का चुंबकीय आघूर्ण, सब कुछ क्लियर करवाया है।
और यदि सब कुछ क्लियर करवा है तो एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तीसरा रसगुल्ला अपना क्लियर, उठाइए तीसरे रसगुल्ले को भी खा जाइए। क्यों? क्योंकि सर ये तो रसगुल्ला बहुत अच्छा था, सब कुछ समझ में आ गया हमारे। ठीक है, अब हम चौथे रसगुल्ले पर अटैक करते हैं। देखो आप लोग, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हम लोगों का रसगुल्ला नंबर 4। और रसगुल्ले नंबर 4 में हम लोगों के लिए कौन सा संकुल दे रखा है? CS FeCl का होल 4, बड़ा कोष्टक है। बात कौन दे रखी है? CS मतलब सीजियम धातु। सीजियम धातु किस में आती है? क्षार धातुओं में। कौन सा चार्ज होता है? +1। अरे भाई ये सारी चीजें बेसिक है। क्षार धातुओं के पास में कौन सा चार्ज होता है? +1। और क्षारीय मृदा धातुओं के पास में कौन सा चार्ज होता है? +2। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं। सबसे पहले संकुल का IUPAC नाम। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता करना है कि हमारा संकुल क्या धनात्मक है, क्या ऋणात्मक है, या उदासीन है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं पता। पहले वाला स्टेप प्लस, दूसरे वाला माइनस। मतलब संकुल पर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। मतलब धातु के नाम के पीछे 8 लगानी है। ठीक है, तो संकुल का IUPAC नाम सबसे पहले सीजियम लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप दीजिए, स्पेस दीजिए, और पहले लिख दीजिए 4Cl है तो टेट्राक्लोरो। Fe को क्या बोलेंगे? फेरेट। 8 लगेगा क्योंकि ऋणात्मक संकुल है, 8। और बच्चों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देख लेना, +3 इस संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी। आप लोग निकाल के देख लेना फॉर्मूले से। ठीक है, अब Fe धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अभी आप लोगों के लिए बताइए, +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर D के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो D के पास में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अर्थात इसका 3D5 विन्यास कैसे होता है? तो बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हम लोगों का जो Fe है ना हम लोगों का, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हो? Ar18 इलेक्ट्रॉन विन्यास, Ar18 3D6 और 4s2 हो गई ना? अरे हो गई ना 26। 18 और 2 20 और 6 कितने होते हैं? 26। लेकिन यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था धातु की कितनी है? +3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग बाहर निकाल दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकलेंगे? S के निकलेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा? D का निकलेगा। तो D के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 5। 3D5 विन्यास है। लेकिन स्टोरी अब यहां से बनती है। कैसे? कि अब की बार हमारा संकुल अष्टफलकीय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है इस धातु के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझना, मजेदार बात बताऊंगा आप लोगों के लिए। एक कॉमन सेंस लगेगा, और कॉमन सेंस लगाते कैसे हैं वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। बेटा एग्जाम में कॉमन सेंस का जो रूल है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन पर कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। कॉमन सेंस लगाते कैसे हैं वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। देखो बच्चों, यहां पर इस Fe के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि अष्टफलकीय संकुल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जब भी धातु से 4 लिगेंड जुड़े होते हैं तो या तो उसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, या फिर क्या होती है? वर्गाकार समतलीय। इसका भी पता कैसे चलेगा? संकरण निकाल लीजिए भाई। यदि किसी का संकरण sp3 निकल रहा है तो आकृति चतुष्फलकीय हो जाएगी, और यदि किसी संकुल का संकरण dsp2 निकल रहा है तो आकृति समतल वर्गाकार हो जाएगी। संकरण कैसे? अरे भैया उसकी शकल उसके संकरण को प्रदर्शित कर रही है। कैसे कर रही है? एक बात बताइए यार, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोगों के 5। और आप, मैं यहां पर शो कर देता हूं, मेरे पास जगह है। डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 3D। एक कौन हो गई आप लोगों की? 4s, और एक कौन हो गई आप लोगों की? 4p, क्योंकि 4p भी संकरण में भाग लेती है। आप लोग एक बात को अच्छी तरीका से जानते हो कि संकरण में कभी भी भरी कक्षक भाग नहीं लेती। संकरण में हमेशा धातु की खाली कक्षक भाग लेती है, और खाली उतनी ही कक्षक भाग लेंगे जितनी धातु से लिगेंड जुड़े होते हैं। यदि धातु से 4 लिगेंड जुड़े हैं
तो खाली 4 कक्षक भाग लेंगी। यदि धातु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो धातु की खाली 6 कक्षक संकरण में भाग लेंगी। संकरण में भरी कक्षक भाग नहीं लेंगी, संकरण में खाली कक्षक भाग लेंगी। ये बात जब मैंने आप लोगों को संकरण पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि जब भी संकरण उपसंयोजक योग को हम शो कर रहे होते हैं तो धातु की हमेशा खाली कक्षक संकरण में भाग लेती है, भरी कक्षक संकरण में भाग नहीं लेती। अब कॉमन सेंस क्या काम कर रहा है? कॉमन सेंस ये काम कर रहा है कि यार इस Fe से दुर्बल लिगेंड जुड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, युग्मन तो तब होता है जब प्रबल लिगेंड जुड़ा होता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। 1 2 3 4 और 5। डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अरे भाई सही है ना, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 5। युग्मन इसलिए नहीं होगा क्योंकि Cl कौन है? दुर्बल लिगेंड। आप लोगों को पता है मैंने क्या बोली थी कि हेलोजन फैमिली के जो 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 के चारों सदस्य दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा नहीं। तो एक बात बताइए, ये कक्षक संकरण में भाग लेंगी नहीं क्योंकि इनमें तो इलेक्ट्रॉन है। तो फिर कौन सी भाग लेंगी? ये भाग लेंगी क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितनी कक्षक भाग लेंगी? जितनी धातु से लिगेंड जुड़े हैं उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। धातु से कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4। तो यहाँ पर 4 कक्षक ही भाग लेंगी। तो एक तो एस लेगी और 3 पी लेगी। संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp3। संकरण कौन सा होगा आप लोगों का? sp3। एक एस लेगी, 3 पी लेगी। यहीं से डिसाइड कर सकते थे कि यार डी के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है डी तो भाग लेगी नहीं। इसका मतलब एस और पी, sp3 निकल रहा है। ठीक है ना, तो संकरण कौन सा होगा? sp3। और यदि किसी का संकरण sp3 निकल रहा है तो उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाता हूं मैं आप लोगों के लिए। बच्चों आप लोगों को पता है कि जब अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन होता है तो T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और Eg उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। और अष्टफलकीय संकुल दोनों प्रकार के संकुल बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल भी बनाते हैं और उच्च चक्रण भी संकुल बनाते हैं। प्रबल लिगेंडों के केस में निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं और दुर्बल लिगेंडों के केस में अष्टफलकीय संकुल, उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हमेशा एक बात याद रखना, चतुष्फलकीय संकुलों में चाहे धातु से प्रबल लिगेंड जुड़ा है चाहे धातु से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है, चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। और इसमें T2G का, इनमें अष्टफलकीय संकुलों का बिल्कुल उल्टा होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में Eg निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और TTG उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। इस तरीका से ये कौन हो गई? Eg कक्षक और ये कौन हो गई? T2G कक्षक। और अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में इनका गैप क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब Eg निम्न ऊर्जा स्तर की हो गई, T2G क्या हो गई? उच्च ऊर्जा स्तर की। सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5। तो देखो ये कौन है आप लोगों की? Eg और ये कौन है आप लोगों की? T2G। ठीक है, ये कौन सी है? 2 कक्षक कौन सी होती है? Eg। 3 कक्षक कौन सी होती है? T2G। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 5। एक इलेक्ट्रॉन Eg में भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी Eg में भर दिया। लेकिन अभी क्या बोली है कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑल टाइम ऊपर की कक्षक में जाता है, इसलिए उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। तो 2 3 4 और 5 बात समझ में आ गई ना? 2 इलेक्ट्रॉन Eg में आ गए तो यहां पर लिख दिए, 3 इलेक्ट्रॉन आपके T2G में आ गए तो यहां पर लिख दिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी क्लियर होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्लियर। धातु की उपसैसिल संख्या पता ही है, मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। संकुल की ज्यामिति, अरे भाई संकरण अभी sp3 निकला है तो आकृति क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। संकुल का चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हम लोगों के पास में? 5। अरे सही बात है, 2 तो ये रहे, सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास में 5 हुए तो आप लोगों को आंसर पता है पहले से ही कि ऐसे संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान 5.91 Bm होते हैं। बस वो चीज हम लोगों को फॉर्मूले के आधार पर सिस्टमेटिक तरीका से लिखनी है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीका से लिखेंगे तभी एग्जामिनर हम लोगों को नंबर देगा। ठीक है, देखो संकुल का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2, ये फॉर्मूला हो गया। एन का मान कितना हो गया? 5, क्योंकि एन किसको शो कर रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने आप लोगों के? 5। फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख दीजिए, √35 आता है जिसका मान होता है 5.91 Bm। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप लोगों की क्लियर होती है। बात समझ में आ गई? और इसी के साथ हमारा ये रसगुल्ला नंबर 4 भी क्लियर होता है।
उठाइए रसगुल्ला और खा जाइए भाई साहब। सारी चीज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी। एग्जामिनर कैसा भी सवाल पूछे कोई फर्क आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। सारी चीज सर आपने समझा दी, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है, अब रसगुल्ला नंबर लास्ट एंड फाइनल को खाएंगे हम, जो कि हम लोगों का कौन सा होगा 5वें नंबर का। अब 5वें नंबर के रसगुल्ले के अंदर कौन सा संकुल दे रखा है देखते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, ये हम लोगों का रसगुल्ला नंबर 5 है, और रसगुल्ला नंबर 5 में हम लोगों के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, K4MnCn का होल 6। ये संकुल आप लोगों के लिए दे रखा है। अब इस संकुल की हम लोगों को जन्म कुंडली निकालनी है। जन्म कुंडली के अंदर आईयूपीसी नाम का पता करना है, ऑक्सीजन अवस्था का पता करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास का पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का पता करना है, ज्यामिति का पता करना है, चुंबकीय आघूर्ण का पता करना है। सभी चीजों का हम लोगों को पता करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो वही सबसे पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स का पता लगाइए। क्या दिया गया हमारा संकुल धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है? ठीक है, पहले वाला स्टेप को प्लस, दूसरे वाले को माइनस। संकुल पर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब संकुल हम लोगों का क्या है? ऋणात्मक। और यदि हम लोगों का संकुल ऋणात्मक है तो धातु के नाम के पीछे 8 लगेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, जब भी आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो संकुल से पहले या संकुल के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ उसका सिर्फ नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या नहीं लिखी जाती। यहां पर टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। तो लिख दीजिए पोटेशियम। ठीक है, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। हेक्सा। सीएन को क्या बोलते हैं? साइनो। और एमएन को वैसे तो मैग्नीज बोलते हैं, लेकिन 8 लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नेट। और यहां पर आप लोग इस एमएन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर देख लेना बच्चों, प्लस के 2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी। आप लोग फॉर्मूले से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर देख लेना, ठीक है ना। मैग्नेट सेकंड, इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। अब देखो, एमएन धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अभी बताइए आप लोगों के लिए, प्लस के 2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोगों के 5। 3d5 विन्यास होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मैग्नीज होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। अरे भाई, जो Mn होता है परमाणु क्रमांक 25 होता है। और इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे लिखते हो, Ar 18, 3d5, 4s2 हो गए ना। 18 और 2 कितने होते हैं? 20। और 5 कितने होते हैं? 25। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? प्लस के 2। 2 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग बाहर निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे? एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो फिर डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5, मतलब 3d5 विन्यास आप लोगों का रहेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, Mn+2 धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बात आप लोगों को समझनी है, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है इस Mn धातु के साथ 6 लिगेंड जुड़े हैं, 6 Cn लिगेंड आप लोगों के जुड़े हैं। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, और प्रबल लिगेंड धातु की जो डी कक्षक है उनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या रहेगा? ज्यादा, और निम्न चक्रण संकुल बनेगा, क्योंकि T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और Eg उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर अष्टफलकीय संकुल होगा क्योंकि 6 लिगेंड है, तो यहां पर T2G निम्न ऊर्जा स्तर की हो गई, और बच्चों ये Eg आप लोगों की उच्च ऊर्जा स्तर की हो गई। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। निम्न चक्रण संकुल बनेगा, 1 2 3 भर दिए, 3 4 और 5। बात समझ में आ गई ना? अरे भाई बिल्कुल सही बात है। ये कितने हैं आप लोगों के? ये प्रबल लिगेंड है। T2G और Eg का ऊर्जा अंतराल क्या होगा आप लोगों को? ज्यादा। ये कौन सी कक्षक है? Eg कक्षक है। अब देखो, निम्न चक्रण संकुल बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाली कक्षक में जाएगा, क्योंकि T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है? ज्यादा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो ऊपर की तरफ चला जाए। चौथा भी नीचे जाएगा, 5वां भी आप लोगों का नीचे जाएगा।
तो गौर से देखिए T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के 5 और Eg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का 0। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो इस धातु की जो उप सहसंयोजन संख्या अर्थात इस धातु का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है आप लोगों का 6। बिल्कुल सही बात है। अरे सही है, धातु के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कितना होता है इसका 6 होता है, तो 6 लिख दीजिए यार, क्या दिक्कत है इसमें, 6 लिख दिया। ठीक है। संकुल की ज्यामिति, अरे भाई जिसका उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफल की होती है। ठीक है। अब संकुल का चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण के मान को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे म्यू बराबर √NN+2 Bm। अब देखो स्मॉल n का मान कितना आ रहा है 1, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के पास में। क्यों एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर युग्मन हो गया, तो इस तरीका से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास में बचता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात स्मॉल n का मान कितना होगा आप लोगों का 1। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, √3 आता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने आते हैं 1.73 Bm, अर्थात √3 के मान कितने होंगे 1.73 Bm। बात समझ में आ गई? इस तरीका से आप लोग इसको कर देना। संकरण निकालना चाहो तो संकरण निकाल देना, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका संकरण D2sp3 होता है, आप लोग आराम से निकाल लेना। संकरण निकालने का भी मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है। कॉमन सेंस के रूल से भी आप लोग संकरण निकाल सकते हो, ठीक है ना, वहां से भी आप लोग आराम से संकरण का पता कर सकते हो। अब देखो ये हम लोगों का रसगुल्ला नंबर 5 भी क्लियर होता है। रसगुल्ला नंबर 5 में जो संकुल दे रखा है उसका हमने IUPAC नाम बता दिया, उसकी ऑक्सीय अवस्था बता दी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझा दिया, ज्यामिति समझा दी, चुंबकीय आघूर्ण आप लोगों के लिए समझा दिया। एग्जामिनर कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 4 नंबर का पूछे, 3 नंबर का पूछे, 2 नंबर का पूछे, 1 नंबर का पूछे, रिक्त स्थान पूछे या एवसेद वाला क्वेश्चन पूछे या आप लोगों का कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी जन्म कुंडली मैंने आप लोगों के सामने बता दी। बात समझ में आ गई बच्चों? और इस रसगुल्ले को लीजिए और खा जाइए। 5 रसगुल्ले, भाई मेरा तो पेट भर गया। क्यों? क्योंकि पांचों रसगुल्ले मुझे तो बहुत मीठे मीठे लगे और मुझे उम्मीद है ये पांचों रसगुल्ले आप लोगों ने भी खाए हैं और आपका भी पेट भर गया, क्योंकि सर पांचों रसगुल्लों में से कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, पांचों को खा जाएंगे, हमें सर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। एग्जामिनर जितना चालाक है ना सर, हम उससे भी ज्यादा चालाक है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ राम सर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है? इस क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर हमारा क्लियर होता है और इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी हम लोगों का क्लियर होता है। अब अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला चैप्टर कौन सा होगा वो अगले लेक्चर में आप लोगों को पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर तो हम लोगों का क्लियर हो गया। इस चैप्टर की सारी चीज मैंने आप लोगों को बताई है। आप अपने सिलेबस से मिलान कर लेना बच्चों। कोई सी भी यूनिवर्सिटी का, मतलब कोई से भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे भारत में आप लोग राजस्थान से हो या यूपी से हो, MP से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, आप लोग बच्चों कहीं से भी हो, हरियाणा से, पंजाब, भारत में कहीं से भी हो, आप लोगों को पता है बच्चों चीजें कभी चेंज नहीं होती। आप लोगों के सिलेबस में ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। जो उप सहसंयोजक यौगिक वाला जो आप लोगों का चैप्टर है उसमें आप लोग मिलान कर लेना। मैंने एक लेक्चर से लेकर लास्ट जितने भी लेक्चर हैं आप सब टॉपिकों का मिलान कर लेना। मैंने सारे टॉपिक करवाए हैं बच्चों जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे। अगर इसके बावजूद भी किसी के सिलेबस का कोई टॉपिक रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का कैसा भी डाउट नहीं चाहता। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। और ये भी लिख दिया करो यार कि क्लास कैसी लगी। जब आप लोग लिखते हो तो हमारे लिए बहुत मैटर करती है यार, ठीक है ना। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब और एक एक कमेंट बच्चों इतनी ज्यादा एनर्जी दे देता है कि काम करने का इतना मन करता है कि यार इन बच्चों के लिए पूरी जान लगा दूं मेरी, ठीक है ना यार। एक थोड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, क्योंकि देखो स्मार्ट बोर्ड का फायदा क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा होता है कि एक तो तरह तरह के मार्कर यूज कर सकते हो,
तरह तरह के कलर यूज कर सकते हैं। दूसरा, स्मार्ट बोर्ड में आप पीडीएफ लगा सकते हो, क्लियरिटी भी ज्यादा अच्छी आती है, सारी चीज बहुत अच्छी है। लेकिन यार क्या करें, अभी इतने रुपये नहीं है कि मैं स्मार्ट बोर्ड ला सकूं। आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहा, ठीक है ना, यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगी सबसे पहले मैं स्मार्ट बोर्ड लेके आऊंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है सब फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसको वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि बच्चों आप हैं तो हमें, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये चैनल मेरा नहीं है बच्चों, ये चैनल आप सबका है। ये सब मिलकर इस चैनल को हम बड़ा बनाएंगे और इस चैनल पर मैं आपसे वादा करता हूं, यहाँ पर पूरा कोर्स आप लोगों के लिए फ्री करवाऊंगा, ठीक है ना। और जो बच्चे इनके पास में नोट्स नहीं है बच्चों, आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। मैं फिर बता देता हूं, भारत में आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हो, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी हो बच्चों, सारे टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए करवाए हैं। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई रह गया हो, फिर आप लोग मुझे बता सकते हो। सारे टॉपिक करवाए हैं। एनसीईआरटी की जो आप लोगों की बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो थोड़े टफ लग रहे थे मुझे तुम्हारे हिसाब से, वो सारे मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए। अब एग्जामिनर पूछ ले यार कहां से पूछेगा, सारी चीजें हम लोगों की ऑन टिप्स में ऐसे क्लियर करके रखो कि जो भी चैप्टर क्लियर करो उसके पूरे नंबर फिक्स है, तब जाकर हमारे 100 में से 100 नंबर आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट तो वही है, 100 में से 100 नंबर लाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ राम सर है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत करो, स्मार्ट बोर्ड भी लाएंगे, सारी चीजें होंगी। आपका आप साथ हो ना मेरे, तो मुझे कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आज ठीक है नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बोर्ड है उस पर पढ़ा देते, क्योंकि देखो पढ़ाने वाले को ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस चीज पे पढ़ा रहा है। जिसको पढ़ाना आता है वो एक कॉपी के पन्ने पर भी समझा देगा, और जिसको पढ़ाना नहीं आता है उसके लिए कितना ही स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए, उससे तब भी पढ़ाना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा है। आप सपोर्ट कीजिए यार, देखो मुझे ये विश्वास है आप लोग पूरा सपोर्ट करते हो, क्योंकि एक बच्चा इतना भी बेवकूफ नहीं होता, उसको पता है कि यार सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम केवल सर का सब्सक्राइब ही तो कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब में हमारा तो कोई रुपया नहीं लग रहा है, फ्री का कंटेंट दे रहा है, फ्री की सर क्लासेस डाल रहे हैं हमारी सारी। तो इतना तो हम सर के लिए इतना तो सहयोग कर सकते हैं कि अपने फ्रेंडों के बीच में पहुंचा दे भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, तो सर का भी भला हो जाएगा, सर का एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। आप तुम्हारे लिए सब्सक्राइब के साथ वैल्यू ना हो, लेकिन बच्चों मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आप लोग जब जुड़ते हो ना मेरे से तो बहुत सुकून मिलता है। आपका एक एक कमेंट इतनी एनर्जी भर देता है मेरे अंदर कि चलो यार हमको लोग पसंद कर रहे हैं, हमको बच्चे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हो तो ही हमें, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। अब अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।